नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये राष्ट्रीय सवाल है। लेकिन एक सवाल और देश में घूम रहा है, वो है कि बिहार में क्या होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो जाति जनगणना का राग बीजेपी ने छेड़ा है, बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके छेड़ा है। बिहार में चुनाव में इस बार नीतीश कुमार बहुत प्रभावी नहीं बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी परेशान है। 20 साल से 2005 के बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें बीजेपी लगातार सहयोगी रही। कुछ साल के लिए कुल मिला दीजिए तो 2 ढाई 3 साल के लिए बीजेपी विपक्ष में रही, बाकी 17 साल के लगभग बीजेपी सत्ता में रही और सत्ता की मलाई खाती रही। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कमजोर दिखाई पड़ते हैं और इस नीतीश कुमार को कमजोर करने में बीजेपी का बड़ा रोल रहा। बीजेपी ने 2020 में जो चुनाव लड़ा, जो बिहार का चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार को कमजोर करने का कोई दाव नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि चिराग पासवान को लगा दिया और नीतीश कुमार 40-42 सीट पर सिमट आए। जो कभी बड़े भाई के रोल में होते थे, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे हुआ करते थे नीतीश कुमार, उनका नंबर चौथे नंबर पे चला गया। तीसरे नंबर पे तो कह ही लीजिए। और उसके बाद नीतीश कुमार इस स्थिति में आ गए कि कहा जाता है कि उनका जो मानसिक थोड़ी सा इम्बैलेंस जो हुआ है उसकी वजह भी वही है कि बहुत परेशान हुए नीतीश कुमार, उनको रास्ता नहीं सूझा कि क्या किया जाए। और हाल के वर्षों में नीतीश कुमार को मीडिया में ये लगातार शिकायत होती रही, बात करते रहे राजनीतिक हलकों में लोग कि नीतीश कुमार को कमजोर करके अब बीजेपी खुद फंस गई। नीतीश कुमार कमजोर हुए तो लगा बीजेपी को कि इससे हमको फायदा होगा, लेकिन हुआ उल्टा है। एक तो तेजस्वी मजबूत हुए हैं और जो एंटी बीजेपी एलिमेंट है या जो कहिए कि जो हिंदू मुसलमान बिहार में नहीं पसंद करते, वो अब जो है वो तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उससे ये कहा जा रहा है कि जो वोट तेजस्वी की तरफ शिफ्ट होना नहीं चाह रहा था यादव की वजह से, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा। और नीतीश कुमार अब अपने वोट को रोक पाएंगे ये कहना मुश्किल बताया जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने लगभग अनाउंस कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर जो है इस बार उनकी पार्टी का होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन जो पूरा बीजेपी का व्यवहार है, उसके उनके नेताओं का बयान है समय समय पर जो आता है, उससे जाहिर होता है कि इस बार नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और इसीलिए बीजेपी को ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं तो संभव है वो आखिरी वक्त में भी पासा पलट ले और वो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। ये बीजेपी के पास भय है। इसलिए बीजेपी एक तो सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर रही है। हरियाणा में जो फूले जयंती मनाई गई उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी का नाम लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि बिहार में जाकर के इस बात पर खंडन किया सम्राट चौधरी ने भी, बाकी लोगों का भी खंडन आया कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन जो बार बार जो प्रोजेक्ट किया जाता है सम्राट चौधरी को, उस प्रोजेक्शन का अर्थ अगर समझे तो वो जो बैकवर्ड क्लास है उसमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश की जगह अब सम्राट चौधरी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री होगा। तो पहले मुख्यमंत्री कुर्मी रहे, अब कोयरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कोयरी कुर्मी जो है, ये जो संबंध है 5-6% का वोट बैंक है 7% का, ये बड़ा प्रभावी माना जाता है नीतीश कुमार के। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि सम्राट चौधरी को लगाने के बाद भी बिना नीतीश कुमार की सहमति के सम्राट को नेता बना पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कुशवाहा समाज है, जो कोयरी समाज है, उसके अभी भी सर्वमान्य नेता सम्राट चौधरी बन नहीं पाए। और कोयरियों का वोट तमाम पार्टियों में बटा हुआ है। ये ठीक है कि ज्यादा वोट परसेंट जो है नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन बीजेपी के साथ कोयरी कंफर्टेबल नहीं है।
और कुर्मी भी कंफर्टेबल नहीं। इवन जो ईबीसी जातियां हैं जिसका 36% वोट है, वो भी बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं। हालांकि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया है, उसका असर बिहार में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वो असर नहीं है जो उत्तर प्रदेश में असर है। और पिछले 35 साल लगभग समझिए, पिछले 35 साल से जो बिहार का इतिहास है, उसमें अगड़ा पिछड़ा तो हुआ, लेकिन हिंदू मुसलमान लगभग नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव के शासन में भी हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया, हालांकि उसमें जातीय संघर्ष बहुत हुए, अगड़ा पिछड़ा बहुत हुआ, बहुत लोग दलित मारे गए, बहुत पिछड़े मारे गए, सवर्ण मारे गए, तमाम हुआ। लेकिन नीतीश के आने के बाद जातीय संघर्ष भी रुका, और ये जो हिंदू मुसलमान है उस पर भी रोक लगी, और होने नहीं दिया नीतीश कुमार ने। छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उसको नीतीश कुमार ने बड़ी सख्ती से कंट्रोल किया। और ऐसा अब तक 20 साल के इतिहास में नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसको कहा जाए कि मुसलमानों के लिए बिहार में खतरा हुआ। और लगातार मुसलमानों को कैसे सेव किया जाए, इसके लिए नीतीश कुमार काम करते रहे। खास करके अगर आप समझे कि जो ये वक्फ कानून जो बना है और इसको लेकर के पूरे देश में जो हंगामा मचा हुआ है, तो बिहार में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनों को लेकर के सरकार ने काम किया है। और जो मस्जिद है, जो कब्रगाह है, जो मुस्लिम धर्म स्थल है या उनके यूज के स्थल है, जो सार्वजनिक समाज के स्थल है, उसकी घेराबंदी नीतीश कुमार ने करवाई। मदरसों को संसाधन दिए, पैसे दिए, तमाम तरीके की चीजें दी। और मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के लोग या कोई हिंदूवादी संगठन जहर फैलाए, इसका अवसर नीतीश कुमार ने नहीं दिया। हालांकि इन 20 वर्षों में कई बार प्रयास हुए, खास करके जब से नरेंद्र मोदी आए तब से। और बीजेपी के तमाम नेता, उसमें से बड़े जो फायर ब्रांड माने जाते हैं गिरिराज किशोर, वो तो हिंदू स्वाभिमान रैली लेकर के निकल पड़े, लेकिन कोई बहुत असर नहीं पड़ा उसका। और यही वजह है कि बीजेपी थोड़ा परेशान है, थोड़ी घबराई हुई है कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं काम करेगा तो किस नाम पर वोट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए वहां कोई चेहरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर आखिर कब तक वोट लेंगे। और अभी जो पहलगांव की जो घटना हुई है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हुई है, उससे जो नरेंद्र मोदी की छवि है वो भी मलिन हुई है। और बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कम ही मिलते रहे। यही वजह समझिए कि 2024 के चुनाव में, उसके पहले जो बीजेपी के लोग कहते रहे कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद, दरवाजा बंद, 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ समझौता करना पड़ा बीजेपी। समझौते के बाद भी बीजेपी को 12 सीटें मिली, और नीतीश कुमार को भी 12 सीटें मिली। इससे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो समझ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अभी भी बड़ा फैक्टर है, हिंदू मुसलमान वर्क नहीं कर रहा। और इसीलिए बीजेपी ने ये जो जाति गणना का दाव छेड़ा है, क्योंकि जाति गणना को लेकर के नीतीश कुमार, ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सक्रिय है। उनके कई वीडियोज जो है आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो संसद में उन्होंने अपने बयान दिए थे जाति गणना को लेकर के। और बिहार में जाति सर्वे करवाया, जाति गणना नीतीश कुमार ने करवाया, और उसमें लगभग सबका साथ रहा। हालांकि जब जाति सर्वेक्षण हुआ और उसमें काफी डिटेल सर्वेक्षण हुआ, और उसमें जब हुआ कि अति पिछड़ों का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और 65% की का आरक्षण किया गया, तो बीजेपी समर्थित लोग या बीजेपी की विचारधारा से संबंधित लोग या हिंदू विचारधारा से संबंधित लोग या कहिए सवर्णवादी विचारधारा से संबंधित लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रोक लग गई, क्योंकि संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं है, उस पर कैप लगा हुआ है कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और नीतीश कुमार जो इस तरफ शिफ्ट हुए थे, तेजस्वी को छोड़ करके बीजेपी में आए थे, वो आने की वजह भी यही थी। उनको लगा था कि हम इधर आएंगे तो ये जो 65% आरक्षण का जो मैटर है वो संसद में हम पास करवा लेंगे, 9 शेड्यूल में डलवा लेंगे, ये नीतीश कुमार को यकीन था। इसीलिए वो तेजस्वी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आए। उनको लग रहा था कि जैसे तमिलनाडु सरकार ने उसका जो 69% आरक्षण है वो 9 शेड्यूल की वजह से सुरक्षित है, वैसे ही बिहार में 65% आरक्षण 9 शेड्यूल में चला जाएगा, और इसका श्रेय नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार मंडल
आंदोलन के बड़े नेता जाने जाते रहे, और उनकी इच्छा थी कि मंडल नेता के तौर पे वो एस्टैब्लिश कर दें बिहार में, कि जो बिहार में 65% आरक्षण हुआ है उसमें नीतीश कुमार का योगदान है। लेकिन बीजेपी ने ये करने नहीं दिया, ये हुआ नहीं। और यही डर है बीजेपी को कि चूंकि ये नीतीश कुमार का जो है ये 65% आरक्षण एक प्रेस्टीज इशू है, इतिहास में दर्ज होने का सवाल है कि अगर 65% आरक्षण बिहार को मिल जाता, पिछड़ों को मिल जाता, जो पूरा आरक्षण है, तो नीतीश कुमार इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, मंडल इतिहास में, यह कहिए कि आरक्षण के इतिहास में। लेकिन बीजेपी ने ऐसा होने नहीं दिया, और उनको जो है पैकेज के नाम पर या इधर उधर के नाम पर ये करते रहे। तो बीजेपी को ये पता है कि किसी क्षण नीतीश कुमार उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी प्रयास कर रही है कि जाति गणना की घोषणा करके बिहार में जो ये मंडल आंदोलन है या जो है आरक्षण का जो आंदोलन है, इसकी तरफ लोगों को विश्वास दिला पाए कि बीजेपी भी चाहती है कि जाति गणना हो और आरक्षण का प्रतिशत बढ़े, सबको आरक्षण मिले। और याद कीजिए 2020 के चुनाव में जो बीजेपी की 2015 में, क्षमा करेंगे, 2015 में जो बीजेपी की बुरी गत हुई थी, उसकी वजह मानी गई कि जो भागवत जी हैं उन्होंने जो बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, उसको लेकर के बिहार में बड़ा, खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने उसको मुद्दा बनाया और बीजेपी को भयंकर हार मिली। तो इसलिए इस बार बीजेपी कोई दाव नहीं छोड़ना चाहती और चाहती है कि वो जो है ये जो आरक्षण का मुद्दा है उसको अपने पास ले। लेकिन क्या बीजेपी के लिए इतना आसान है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पे नैरेटिव बनेगा बिहार में। जाति गणना बिहार में हो चुकी है, इसलिए जाति गणना कराएंगे, इससे बिहार में कोई बड़ा बीजेपी को फायदा हो जाएगा, ऐसा मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जाति सर्वेक्षण वहां हो चुका है और वहां के लोगों को पता है कि जाति सर्वेक्षण और जो 65% आरक्षण है वो नहीं हो पाया, तो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ। बीजेपी अगर चाहती तो ये हो जाता। तो दूसरी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस जो लागू किया है बीजेपी ने 2017 में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कह करके, वो अगड़ों के आरक्षण है, ये बिहार में ये सबको पता है। हालांकि नीतीश कुमार ने आरक्षण की जब घोषणा की थी, 65% बढ़ाया था, तब उस समय 10% आरक्षण वहां लागू कर दिया था। और ये भी जो पिछड़े समाज है उनको लगता है कि बीजेपी ने उनके साथ ठगी की, कि 10% का ईडब्ल्यूएस तो आरक्षण करवा लिया लागू, लेकिन 65% जो आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को मिला करके, उसमें बेईमानी कर दी बीजेपी ने। जिस तरह से बीजेपी सरकारों में आरक्षण को लेकर के बेईमानियां होती है, क्योंकि 27% आरक्षण जो है पूरे देश के लिए है, लेकिन कई स्टेट है जहां 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिलते। उसके अलावा कई स्टेट है, खास करके बीजेपी स्टेट्स, जहां आरक्षण में घोटाला है। उत्तर प्रदेश उसका बड़ा उदाहरण है, बार बार मैं उसका जिक्र करता हूँ। और अक्सर जो वैकेंसीज निकलती है उसमें ईडब्ल्यूएस के प्रतिशत के अनुसार से भी ज्यादा वैकेंसी आती है, जबकि पिछड़ों की वैकेंसी में नंबर उनके कम कर दिए जाते हैं। ये बिहार के लोग, चूंकि बिहार के लोगों में खास है कि वो रोजगार, नौकरी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरियों की तरफ सबसे ज्यादा बिहार के लोग भागते हैं, क्योंकि वहाँ कोई प्राइवेट नौकरी के लिए कोई ऐसा माहौल नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ निजी तौर पे लोगों को रोजगार मिले, प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। तो वहाँ ले दे करके लोगों के पास यही है, सरकारी नौकरी। इसलिए वहाँ के यूथ बड़े सजग है, वो लड़कियां भी पढ़ करके जो निकली हैं उनको भी पता है। तो बिहार में उस मामले में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, और ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब है कि अगर जरा सा भी हिंदू मुसलमान वर्क अगर नहीं किया तो नीतीश कुमार को भी ले डूबेगी बीजेपी, ये तय मानिए। ये जो जाति आरक्षण, जाति गणना कर देने से बिहार में फतह हो जाएगी, ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है गटर मीडिया में और कहा जा रहा है कि ये विपक्ष का मुद्दा छीन लिया, तो ये गलत है। एक तो विपक्ष का मुद्दा छीन लिया नहीं छीना जा सकता, वो तब छीन सकते हो आप जब 70% आरक्षण कैफ हटाओ, जो राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं कि कैफ हटाओ, कैफ हटाएंगे हम। और ये जो जाति गणना की बात हुई है, ये तो राहुल गांधी की बात को सच बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा था पिछले सत्र में, संसद के सत्र में, कि हम इसी संसद में पास कराएंगे जाति गणना, और वो सही हुई।
अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 70% से, या जो कहिए कैप 70%, तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि 69% तमिलनाडु में है, 65% बिहार में है। लेकिन अब कैप हटाने की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी कैप हटाएगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक और संकट बीजेपी ने, राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। वो संकट ये है कि राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया है कि प्राइवेट संस्थानों में भी, निजी संस्थानों में भी, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, दोनों मामलों में आरक्षण देना होगा। ये बीजेपी के लिए बड़ी पेच है और बीजेपी के लिए बड़ा अवरोध है। और कांग्रेस ने इस तरह से कही है कि राहुल गांधी ने एक बड़ा दाव फेंका है और बिहार में अगर ये वर्क कर गया तो फिर बीजेपी मुंह की खाएगी, कोई काम नहीं आएगी। और अभी जो सर्वे एक देख रहा था, सर्वे जो आया है एक, हालांकि पता नहीं किसने किया है, मुझे नहीं पता, उसका नाम तो है लेकिन मैं नाम उस तरह से जानता नहीं हूँ। लेकिन जो सर्वे किया है उन्होंने और जो चर्चा हो रही है उसमें ये है कि रुद्रा रिसर्च एंड एनेटिक्स, रुद्रा रिसर्च एंड एनेटिक्स करके कोई संस्था है जिसने ये कराया, और उसमें सर्वे के अनुसार एनडीए का पलड़ा भारी। अब मैंने जो विश्लेषण किया उसमें कहाँ से एनडीए का पलड़ा आपको भारी लग रहा है, लेकिन इनका सर्वे कर रहा है। एनडीए के पक्ष में सिर्फ एक बात है, हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं। लेकिन बिहार में हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा जो है मैटर काम करता है जाति आरक्षण। इसीलिए बार बार देखिए कि जब नीतीश कुमार साथ नहीं होते हैं तो बीजेपी फ्लॉप हो जाती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी स्थिति का मैं मानता हूँ बीजेपी का। नीतीश कुमार कम सीट पे लड़े, नीतीश कुमार की बड़ी भद करवाई, नीतीश कुमार पलटू हो गए, नीतीश कुमार फलाना हो गए, उसके बावजूद 12 सीटें जीती लोकसभा की। 2020 में भी अगर चिराग पासवान को नहीं लगाता बीजेपी तो नीतीश कुमार बढ़िया पोजीशन में रहते। और अभी भी कहा जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं कहते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी मजबूत है। और देखिए जो सर्वे किया उसमें, ये सर्वे में ये आया है कि 35% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, देख लीजिए, और 25% चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, 16% लोग चिराग पासवान को चाहते हैं, 8% सम्राट चौधरी और 7% प्रशांत किशोर। अब इसी सर्वे को अगर समझिए तो जब 25% लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं और 35% तेजस्वी को चाहते हैं, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि वो जो पिछड़ावाद है जो 35 साल से चल रहा है बिहार में, वो सबसे प्रभावी है। कि 35 और 25 अगर नीतीश कुमार को जोड़ दिया जाए तो कितना बड़ा प्रतिशत हो जाता है। और बीजेपी के सम्राट चौधरी को मात्र 8% वोट मिल रहा है। इससे समझिए बीजेपी की क्या स्थिति है। प्रशांत किशोर 7% ला रहे हैं। तो ये भी बताता है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर देखिए इसमें यह है कि पुरुष वोटर से ज्यादा महिला वोटर्स एनडीए के पक्ष में, और एनडीए के पक्ष में इसलिए कि वो नीतीश कुमार साथ है। नीतीश कुमार अगर हट जाए तो एनडीए का वोट प्रतिशत बहुत घट जाएगा। 50% पुरुष ने एनडीए को अपनी पहली पसंद बताया, जब वहीं 49% महिला एनडीए के पक्ष में। यानी नीतीश कुमार का जो जीविका दीदी है, मैं फिर किसी दिन बात करूंगा, जीविका दीदी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। महिलाएं क्यों लोकप्रिय, महिलाओं में क्यों लोकप्रिय नीतीश कुमार, यही एक बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव के। हम किसी दिन बात करेंगे इस पर। उसके अलावा देखिए 42% पुरुष वोटर्स ने और 30% महिला वोटर्स ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है, पहली पसंद बताया। ये अभी की बात है, अभी आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर ये मैसेज बिहार में चला जाता है लोगों के पास कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ धोखा कर रही है, तो तय मानिए वो वोट तेजस्वी की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये जाति गणना का जो फेंका है उसका दाव इसीलिए। और दूसरी तरफ जो है वो जनता दल यू ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। एक तो वो 125 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं जनता दल यू के लोग, हालांकि बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि आप 75 सीट पे लड़िए, उनकी सीटें कम करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अड़ी हुई है कि हम 125 सीटों पर लड़ेंगे, सबसे ज्यादा सीटों पे हम लड़ेंगे। और ये जो है टसल का एक इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसपे किसी भी दिन बीजेपी और नीतीश कुमार में झगड़ा हो सकता है, ये समझ लीजिए। और नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे तो तय मानिए कि झगड़ा हो जाएगा।
कई लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और जेडीयू वाले मान जाएंगे। मुझे इसमें कम संभावना दिखाई पड़ती है। और अब ये हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके 1 साल के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए या कुछ और करें, वो अलग कहानी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ और हम किनारे हो जाते हैं, मुझे लगता है इस पर तैयार नहीं होगा। अब क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति को प्रिडिक्ट इस तरह से किया नहीं जा सकता। और इसकी वजह ये मैं बताता हूँ कि मेरा आधार ये है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को, अपने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया राजनीति में। निशांत कुमार को भी बताया जाता है कि कोई पॉलिटिकल नहीं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के लोग सवाल कर देते तो नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार कुछ बोल देते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोग हैं उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि जनता दल यू में एक उम्मीद का भाव बना रहे, उनके वोटर उनके साथ बने रहे। अब जो है जदयू ने शनिवार को एक जंबो राजनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया और पूरे प्रदेश में इसमें जो कमेटी है पूरे प्रदेश के लिए काम करेगी और 281 लोगों को शामिल किया गया है। ये कसरत इसीलिए किया गया है। और अभी जो है 6 और 7 मई को, यानी आज और कल, जनता दल यू की बड़ी बैठक बोधगया में बुलाई गई है और जिसमें प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के सभी प्रवक्ता, नेता वहां उपस्थित होंगे। और प्रवक्ताओं को बुलाने का मतलब क्या है कि उनको अपनी बात पहुंचानी है लोगों तक, और वो बात क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम कल बात करेंगे इस पर कि क्या है वो सबसे बड़ी बात जो बताना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी जो दाव चल रही है, मुझे कम लगता है कि बीजेपी के दाव वहां चल पाएगा, क्योंकि बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और राहुल गांधी इतना आगे चले गए हैं जाति गणना और आरक्षण वाले मुद्दे पर कि बीजेपी उनका पीछा नहीं कर सकती। और बीजेपी का जाति गणना का ऐलान से कुछ होने वाला नहीं बिहार में। मीडिया, अब गटर मीडिया में खूब चर्चा की जा रही है कि अब ये छीन लिया पता नहीं क्या हुआ। अरे लेकिन 65% आरक्षण कौन देगा? जाति गणना बिहार के लिए सवाल नहीं हुआ, जाति गणना हो चुकी है। सवर्णों को हो सकता है लगे कि अरे हमारा प्रतिशत कम कर दिया नीतीश कुमार ने, कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास है, जो ईबीसी है, जो दलित है, उसके लिए वो सर्वे बड़ा कंप्लीट है और वो 65% आरक्षण मांग रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बीजेपी 65% आरक्षण का वादा करती है? और वादा से काम नहीं चलेगा। आप संसद है, सरकार आपकी केंद्र में है, केंद्र सरकार उसको परिवर्तन करेगी, संविधान में संशोधन होगा, तो केंद्र सरकार क्या करती है? नहीं करेगी, तो बीजेपी को निराशा हाथ लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।